हमने जो आपकी इस बुक के हिसाब से ये चैप्टर बनता है आई थिंक 13। पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो है आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, और ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये है रिस्क मैनेजमेंट। आपने ना अब ये चैप्टर साथ ही तैयार करना है, और इस तरह से तैयार करना है, समराइज करना है कि आप लोगों का ये चैप्टर 2 घंटे में तैयार, 2 घंटे भी मैं ज्यादा टाइम कह रहा हूं। अगर आपने इसको समराइज कर लिया तो 1 घंटे में ये चैप्टर आपका जब पेपर की तैयारी से पहले तैयार हो सकता है। और मिनिमम 8 नंबर तो इसके कंफर्म होते हैं, 8, 10, 15 तक ये चला जाता है, क्योंकि है ही इतना है। या तो इसमें थियोरेटिकल पोर्शन अगर उसने साथ ऐड कर दिया तो फिर इसका जो मार्क्स है वो 15 तक चले जाएंगे, और थियोरेटिकल पोर्शन में भी वही 4-5 क्वेश्चन है जो आपको बता दिया। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो अगर मैं बुक के हिसाब से लेकर चलूं आपको, तो कहते हैं रिस्क कहते किसे, मेन रिस्क कहते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट कोई चीज चली जाए, या दूसरे लफ्जों में किसी भी एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, किसी भी एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर पाता हो बंदा, उस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के सामने जो हर्डल्स आती है उसे रिस्क कहते हैं। कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, अगर उसको अचीव करने के लिए जिन हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है उसे रिस्क कहा जाता है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसी भी एंटिटी के? मेन सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की, एक होता है नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या आता है? हमारे एम्प्लॉय बेस्ट हो, हमारी मशीन बेस्ट हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ये है नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, हमारी कॉस्ट कम से कम हो। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अगर हम सिर्फ वो लिखें जो जिसका साथ हमारा ताल्लुक है, तो सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि हमारी अर्निंग ज्यादा अगर नहीं हो रही ना तो कम भी ना हो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। और जो दूसरा होता है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये ऑप्टिमाइजेशन का लफ्ज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम या मिनिमम? ऑप्टिमाइजेशन जहां मैक्सिमम की जरूरत है वहां मैक्सिमम हो, जहां मिनिमम की जरूरत है वहां मिनिमम हो, मतलब बेस्ट हो हमारे लिए। जैसे अगर प्रॉफिट की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन है, और अगर कॉस्ट की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन है। अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए या कम? मॉडरेट लेवल पे रखना चाहिए। ज्यादा रखेंगे तो पैसा जो है फ्रीज हो जाएगा, कम रखेंगे तो स्टॉक आउट होने का खतरा है। तो ऑप्टिमाइज वो होता है कि जो आपको बेस्ट बेनिफिट दे। उसके बाद टाइमली पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, टाइमली रिकवरी फ्रॉम रिसीवेबल्स। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ, ये
मासूम से हर एंटिटी के ऑब्जेक्टिव होते हैं। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी आप इसे कह सकते हैं कि पहले उसकी अर्निंग स्टेबल हो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, मेन अर्निंग की बात हो रही। उसके वर्किंग कैपिटल में ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो ना कम इन्वेस्टमेंट हो, टाइम पर लायबिलिटी पे हो रही हो और टाइम पर पैसे हमें मिल रहे हो, और हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं, जो हम फाइनेंसिंग करते हैं उसके ऊपर हमें कॉस्ट कम से कम पड़े। मतलब आप लोन लेते हो, आप जिस तरह की भी फाइनेंसिंग करते हो, आपको डिविडेंड भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम देना पड़े। तो ये है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। अब ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं अचीव होते? अर्निंग आपने स्टेबल रखनी है, क्यों नहीं स्टेबल रह सकेगी? हो सकता है चीजों की कीमतें चेंज हो जाए, हो सकता है एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, डेटर्स की जो वर्थ है उसमें मसला आ जाए, मतलब वो बैंक करप्ट हो जाए या उसकी प्रोविजन इंक्रीज हो जाए। मतलब जिस वजह से जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते उसे बोलते हैं रिस्क। तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं अगर हम इनको देखें? हो सकता है जो सबसे बड़े रिस्क हैं जो हमने पढ़ने हैं, वो सबसे पहले है चीजों की कीमतें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट, ये मेन सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद हमारे जो डेटर्स हैं उनकी अगर ऑनेस्टी में मसला आ जाता है, उनकी प्रोविजन अगर चेंज हो जाती है, फिर भी हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा। तो इसमें थोड़े से मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी की चीजें कीमतें चेंज होंगी तो जो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है ना, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल है उसमें भी मसला है। चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा मैं लफ्ज चेंज लिख रहा हूं, इंक्रीज नहीं लिख रहा, क्योंकि देखिए अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये तो रिस्क ना होगा ना, लेकिन अगर मैंने लोन लिया हुआ है तो अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो रिस्क है। इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इंटरेस्ट का कम होना रिस्क है, और अगर लोन लूंगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे रिस्क है। चेंज इन एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए तब भी मसला है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स या चेंज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, सप्लायर हमें उधार देने से इनकार कर दें, हमें जो फाइनेंसिंग करनी है वो फाइनेंसिंग में अगर हमें कोई मसला आता है, फाइनेंसिंग हमें कोई नहीं दे रहा तब भी मसला। मतलब ये कुछ चीजें हैं कि जो हमें रिस्क होते हैं। रिस्क से मुराद है एक्सपेक्टेशन, वर्स एक्सपेक्टेशन जिसे हम कहते हैं, कि जो हमने पॉजिटिव सोचते हैं उस पॉजिटिव सोचने के अगेंस्ट जो चीज चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिस्क। ठीक होगी बात? आपकी बुक के अंदर ये कुछ लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ रट्टा नहीं मारना, सिर्फ देखें यहां पर आपने सिंपल लिखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइमली डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज, टाइमली रिकवरी ऑफ डेट्स, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फिर आपने इसको अचीव करने के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, मतलब डॉलर का रेट सादा लफ्जों में, क्रेडिट वर्थनेस ऑफ डेटर, क्वालिटी लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, अवेलेबिलिटी या एबिलिटी टू बिजनेस सक्सेस ऑफ, मतलब ये भी तो है ना कि एक बंदे को जल्दी लोन मिल जाता है तो वो उसको जब जरूरत पड़ेगी वो लोन ले लेगा। दूसरे बंदे के लिए मसला है कि उसे लोन अवेलेबल कराने में मसाइल है, उसके लिए उसकी इतनी वर्थ नहीं है या बिजनेस अभी इतना स्टेबल ही नहीं है। तो ये वो रिस्क हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के।
अब हमारे, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल रिस्क तो हम पढ़ चुके हैं, नॉन फाइनेंशियल रिस्क कौन से होते हैं? प्योर रिस्क। मशीन हो सकता है मशीन खराब ना हो जाए, हो सकता है हमारा कोई की इंप्लॉय ने छोड़ के चला जाए, हो सकता है हमारा मटेरियल पड़ा पड़ा खराब ना हो जाए। ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क, प्योर रिस्क, जिसका सिर्फ नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। एक होते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये 3 टाइप के रिस्क होते हैं। पेपर में ये सवाल आ गया था 3 नंबर का या 2 नंबर का, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सवाल का गलत जवाब लिख दिया था। 2 तरह से बातें हैं। फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है मार्केट रिस्क, मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए। एक होता है क्रेडिट रिस्क, एक होता है लिक्विडिटी रिस्क। 3 तरह के फाइनेंशियल रिस्क हैं जो हमारे सिलेबस में, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। ये सारे पेपर में बारी बारी अपनी अपनी टाइम पर आए हुए हैं, कोई 2 नंबर का, कोई 3 नंबर का। पता होना चाहिए ये रिस्क कौन से। अगर मैं कहूं कि मार्केट रिस्क कौन कौन से होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाना, ये मार्केट रिस्क है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो इसका क्या मसला होगा? जो आपने लोन लिए हुए हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ज्यादा पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें मसला आ सकता है। तो जो आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी, जिससे आपकी अर्निंग में मसला आ जाएगा, आपके वर्किंग कैपिटल की ऑप्टिमाइजेशन में मसला आ सकता है। तो ये कौन से रिस्क हो सकते हैं जो मार्केट के रिस्क हैं? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक एक्सचेंज रेट, रेट ऑफ एक्सचेंज रेट या सिर्फ एक्सचेंज रेट देख लो। एक्सचेंज रेट क्या होगा? फॉरेन करेंसी में कोई मसला आ जाए। उसके बाद प्राइस ऑफ कमोडिटी या रिस्क ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये 3 टाइप के रिस्क हैं और इन 3 टाइप से ही सारा पेपर आता है। 2 नंबर का, 4 नंबर का बाकियों में से आ जाए तो आ जाए, वरना इस ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क है, एक्सचेंज रेट का रिस्क है या रिस्क ऑफ प्राइस कमोडिटी का, इसमें देखिए फाइनेंशियल रिस्क कौन से हुए? मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। फिर मार्केट का रिस्क कौन कौन से हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट और कमोडिटी। मतलब कमोडिटी की कीमतें, चीजों की कीमतें तब्दील होने का खतरा। अब पेपर में सवाल आ गया था कि जी फाइनेंशियल रिस्क लिखें, क्योंकि ज्यादातर हम पूरे चैप्टर के अंदर ये 3 डिस्कस करेंगे, बच्चों ने ये 3 लिख कर आ गए थे, 2 नंबर गए। उसने सिर्फ लिखा था फाइनेंशियल रिस्क बताएं। और इंटरेस्टिंग बात उसने क्या, एक सवाल के अंदर लिख दिया था कि फाइनेंशियल रिस्क बताएं, मार्केट रिस्क के अलावा कौन से होते हैं। तो फिर वो क्रेडिट रिस्क है और दूसरा लिक्विडिटी रिस्क है। अच्छा, इसको तो हम बाद में डील करते हैं ना, मार्केट रिस्क को, ये तो अगली जिंदगी में करना यही है हमने। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क ये होता है कि मैंने चीजें उधार पे बेची। अब रिस्क क्या है? बैड डेट्स का, पता नहीं पैसे देगा भी सही, या आपसे कोई पैसे थोड़े से ज्यादा मांग ले, इकट्ठे 1200 मांग ले, 1300 मांग ले, 1500 मांग ले, तो आपके दिल में एक दफा जरूर आएगा, वो जो दिल में आ रहा है ना, वो रिस्क है। हो सकता है ये बंदा पैसे ना दे। तो जाहिर सी बात है, हर कंपनी क्रेडिट तो देती है, ये क्रेडिट लेने वाला रिस्क नहीं है, ये क्रेडिट लेने वाला रिस्क है। पेपर में सबसे पहले अगर वो क्या सवाल पूछेगा, क्रेडिट रिस्क बताओ और उसको कैसे मैनेज करोगे। हम पढ़ क्या रहे हैं भला? चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेज कैसे करना है, जाहिर सी बात है, कल ने आपने प्रैक्टिकल लाइफ में यही तो काम करने, जाके किसी कंपनी के सीएफओ बनोगे या कुछ भी बनोगे, जाकर जॉब करोगे, तो काम आपके यही है। तो क्रेडिट रिस्क कैसे मैनेज करोगे? पहली बात, ये रिस्क है क्या कि अगर आपने चीजें क्रेडिट पे बेच दी हैं तो अब ये रिस्क है कि देयर इज ए रिस्क टू रिकवरी ऑफ द डेट।
आप बल्कि लिख लो, डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी, क्रेडिट रिस्क, ये आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, क्रेडिट रिस्क इज अ रिस्क ऑफ रिकवरी ऑफ डेट्स, इट इज अ रिस्क ऑफ रिकवरी ऑफ डेट्स। हाउ टू मैनेज द क्रेडिट रिस्क, ये पेपर में सवाल आ सकता है, आपने ये क्रेडिट रिस्क कैसे मैनेज करना है। वो कहते हैं सबसे पहले आप ना सेट क्रेडिट लिमिट। क्या क्या मतलब कि किसको कितनी उधार देनी है, क्रेडिट लिमिट कैसे सेट करेगी, सबके लिए एक या अकॉर्डिंग टू मुंह देख के, कि वो देखेंगे, कस्टमर देखेंगे कि ये कस्टमर कितना रिलायबल है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे। वो कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट, तो जैसा बंदा उस हिसाब से क्रेडिट लिमिट सेट कर देंगे। तो पहला रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, सेट क्रेडिट लिमिट। वो इधर सेट क्रेडिट लिमिट। अच्छा वो कहता है, अगर आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है पेपर में, तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस या अकॉर्डिंग टू क्रेडिट वर्थ ऑफ द कस्टमर, आप हर कस्टमर की अलग अलग क्रेडिट लिमिट सेट करोगे। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन एक सजेशन है। वो कहता है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है, अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है और उसकी क्रेडिट रेटिंग मिनिमम बी नेगेटिव है, क्रेडिट रेटिंग होती है सबसे अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है ट्रिपल ए, यानी जो टॉप क्रेडिट रेटिंग होती है ना, मतलब वो कोई, उन्हें लोग आकर कहते हैं कि हमसे उधार ले। फिर होती है डबल ए, फिर होती है ए, फिर होती है ट्रिपल बी, फिर डबल बी, फिर बी नेगेटिव से स्टार्ट होता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बी से नीचे चली गई है। वो जब वो खतरा था कि डिफॉल्ट कर जाएगा फलाना ढमकाना, तो उस वक्त क्या ये कह दिया था कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग पहले से खराब हो गई। अब क्रेडिट रेटिंग, वो कहता है वो कंपनियां जिनकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग बी नेगेटिव है या उससे ज्यादा है, आप उसको ना 40 मिलियन तक लोन यानी उधार कर लिया करो। ये एक सजेशन है, नॉट अ स्पेसिफिक। फिर वो कहता है कि अदर कंपनीज, अदर लिस्टेड कंपनी, ये कौन सी है अदर लिस्टेड कंपनी, जिनकी बी नेगेटिव से रेटिंग नीचे है। वो कहता है 10 मिलियन तक लिमिट रखा करो। फिर वो कहता है प्राइवेट कंपनी, कहता है जी 2 मिलियन क्रेडिट लिमिट रखा करो। कहता है पार्टनरशिप या इंडिविजुअल, उसके लिए नो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, उनको दो ही ना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली कंपनी जो लिस्टेड है वो उनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये तो एक बंदा दुकान बना के बैठ जाए, सौदा लेकर उधार पे ले ले, दुकान बंद कर दे, किसी को क्या पता किधर गया। और ये होता है, यानी सपोज दैट आप एक जनरल स्टोर बनाते हो, वहां से आप हर बंदे से उधार पे सौदा ले रहे हो, अचानक गायब हो जाओ, लेकिन कंपनी तो एक रजिस्टर्ड है ना, उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एससीसीपी के अंडर रजिस्टर्ड होगी, उसको एक साल पहले बताना पड़ेगा। अगर वो कंपनी फ्रॉड करेगी तो फिर वो बहुत बड़े लेवल का करेगी, बड़े डिसिप्लिन तरीके से करेगी। नहीं नहीं, उसने कहा है मेरी सजेशन है, आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि भाई ये मेरी सजेशन है, बाकी अपने कस्टमर को देखा करो कि कौन सा कस्टमर डिफॉल्ट करता है, कौन सा कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करता। आप उसके साथ अगर पहले डील कर रहे हो उसके हिसाब से देख लो। तो पहला इसका जो है मैनेज करने का तरीका कि सेट क्रेडिट लिमिट, कि आप एक क्रेडिट लिमिट सेट करो, इतना ज्यादा ना दो कि वो वापस पैसे ही आपको ना दे सके। दूसरा मैनेज करने का तरीका, ये पहला था। दूसरा मैनेज करने का तरीका,
वो कहता है कि आप जो सेल्स करो ना वो गारंटेड सेल्स करो, जो सेल्स करो वो गारंटेड सेल्स करो। गारंटेड सेल्स से क्या मुराद है कि आप जब सेल्स करते हो तो किसी की गारंटी लो, और खास तौर पर बैंक की गारंटियां लो, क्योंकि बैंक आपको पता है वहां उसने अगर बैंक ने गारंटी दे दी फिर तो काम ही खत्म हो गया। अगर वो डिफॉल्ट करता भी है तो हम बैंक के साथ जाकर पैसे ले लेंगे, और बैंक गारंटी देता भी है। कहीं पहले बैंक की गारंटी आपने पढ़ा हुआ है? कहां पे? नहीं नहीं, एमएफए के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर जब नए शेयर इशू किए जाते हैं तो फिर वो आईपीओ के अंदर, इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर, कि वो एक बैंक गारंटी देता है। शायद आपने सी लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा ये। तो बैंक एक गारंटी देते हैं कि भाई अगर इसके शेयर इशू नहीं होंगे तो एससीसीपी को तो हम उसके शेयर्स खरीद लेंगे, बल्कि पहले वो सारे नाम ही बैंक के ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर उससे आगे फर्दर ट्रांसफर। तो ये बैंक गारंटीज देते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब ये मॉल्स वगैरह में जाओ ना तो उनके ना गेट के साथ ना एक छोटा सा टैग लगा होता है किसी बैंक के नाम का, शायद अगर आपने देखा हो। वो बैंक का टैग, इसका मतलब ये होता है कि वो बैंक ने उनकी गारंटी भी दी होती है और वो बैंक ने उसके साथ एक तरह का वो पार्टनरशिप की होती है, वेंचर कैपिटल, और वो हमने पढ़ी थी चीजें वो। तो वो पार्टनर होता है, वो डायरेक्टर या कोई बंदा उसका इसके अंदर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, जिसे हम कहते हैं ना मैनेजमेंट बाय आउट। हाँ जी, तो गारंटीड सेल्स करो, गारंटी आप लो कस्टमर से, किसी भी तरह थर्ड पार्टी की गारंटी लो तब सेल्स करो, ये एक मैनेज करने का तरीका है। तीसरे नंबर पर, हाँ जी, तीसरा क्या तरीका हो सकता है क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए? आप इंश्योरेंस लो। इंश्योरेंस प्रीमियम की कॉस्ट आपको पड़ेगी, जैसे हम बाकी एसेट्स को इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो इसी तरह डेटर्स की भी इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस ऑफ रिसीवेबल। इंश्योरेंस ऑफ, तो आप अपने रिसीवेबल्स की इंश्योरेंस करवा रहे हो कि अगर वो बैंकरप्ट होता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है? एक और है मेरे ख्याल में आपकी बुक में, बुक के लिहाज से, हाँ जी, रेगुलर मॉनिटरिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? आप उसकी एसोसिएट देखो, आप उसकी फाइनेंशियल रिस्क रेशियो देखो, वो जो जीपी रेशो, एनबी रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, खास तौर पर क्या देखो, क्योंकि आप लोगों ने क्रेडिट रिस्क मॉनिटर करना है ना, वर्किंग कैपिटल साइकिल देखो। तो कहते हैं रेगुलर मॉनिटर करो, ये चौथा इसका तरीका है, रेगुलर मॉनिटर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता है किसे कहते हैं? वो एक होती है फाइनेंशियल पोजीशन, एक होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी इनकम और एक्सपेंस को कहते हैं, आपके ऑपरेशंस को कहते हैं। परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन होता है आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को देखना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को उसकी यानी नेट प्रॉफिट को देखते रहो, उसकी फाइनेंशियल रेशियोज को देखो, रेगुलर देखते रहो। फाइनेंशियल रेशियो, उसकी वर्किंग कैपिटल रेशियो, खास तौर पर कौन सी रेशियो देखो? वर्किंग कैपिटल रेशियोज को देखो खास तौर पर। फिर उसकी स्ट्रेटजीज देखो कि उसकी स्ट्रेटजी में ये तो नहीं आ गया कि दोबारा लोन लेने के चक्रों में है, पहले आपके उसने पैसे देने हैं अब दूसरे लोगों से मांग रहा है पैसे, तो ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है कि इसकी वो। तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो, वर्किंग कैपिटल को मॉनिटर करो, जैसे ही आपको कहीं गड़बड़ लगे फौरन एक्टिव हो जाओ कि भाई मेरे पैसे पहले दे दो बाद में। तो जनाब क्रेडिट रिस्क है क्या, ये अपने साथ साथ तैयार करना है, सोना नहीं है, क्योंकि आपको घर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जागते रहे तो। क्रेडिट रिस्क होता क्या है उमर? क्रेडिट रिस्क क्या है? अ रिस्क रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ द डेट्स। उधार पे देने नहीं पैसे, सॉरी उधार पे लेने नहीं, उधार पे जो दिए हुए हैं, स्टॉक दिया हुआ है, उसकी रिकवरी का जो रिस्क है। अब आप मैनेजर उस रिस्क को कैसे मैनेज करोगे?
पहले सेट क्रेडिट लिमिट्स अकॉर्डिंग टू वर्कफुलनेस ऑफ द डेटर्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। जर्नल सजेशंस क्या है, लिस्टेड कंपनी जिसकी बी नेगेटिव है रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग इसे बोलते हैं, जिसकी बी नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग है उसको 40 मिलियन, जो अदर कंपनीज है बट लिस्टेड है 10 मिलियन, प्राइवेट का 2 मिलियन, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए कोई नहीं। फिर वो कहता है कि आपने ग्रांटेड सेल्स करो। ग्रांटेड सेल्स का मतलब है जब भी आप सेल करो थर्ड पार्टी को एज अ गारंटी के तौर पर इन्वॉल्व करो। फिर आप इंश्योरेंस करवा लो जिसके बदले आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा बट आपका एक बड़ा रिस्क मैनेज हो जाएगा। फिर वो कहते हैं रेगुलर मॉनिटर करते रहो अपने डेटर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को, फाइनेंशियल रेशियोज को। ठीक होगी बात। ये 4 तरीके हैं आपके क्रेडिट रिस्क मैनेज करने के जो हमारी बुक में जिक्र किया हुआ है। बाकी इसके अलावा भी आप कुछ तरीके अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन हमारी किताब के अंदर ये लिखे हुए। हम अपनी बुक से बाहर जाते हैं ना तो एग्जामिनर ये भी समझता है कि ये ज्यादा सियाना बन, तो ऑडिट के पेपर में तो खास तौर पर ज्यादा सियाना नहीं बन। और बाकी मतलब यह कि विद इन लिमिट रहना, जो पूछा बस वही जवाब देना। अब आ जाओ लिक्विडिटी रिस्क क्या है, सिर्फ बता दें लिक्विडिटी रिस्क क्या है। पेमेंट यानी आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स, कैश इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट्स ऑफ डेट, या कैश इज नॉट अवेलेबल व्हेन पेमेंट्स ड्यू, या शॉर्टेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन पेमेंट्स ड्यू, उसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो इसकी जो बेस्ट आपको सेंटेंस लगता है वही इसकी डेफिनेशन बना लो, क्योंकि आपकी बुक में ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, पहले लिखी हुई है पीछे उसमें वर्किंग कैपिटल के अंदर लिखी हुई है, यहां नहीं लिखी हुई। तो क्या डेफिनेशन उसकी बनेगी, शॉर्टेज या अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन पेमेंट ड्यू, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड when payment due, unavailability of fund when payment due, ये है रिस्क। इसको मैनेज कैसे करना है, सबसे बड़ा मैनेज करने का एक ही तरीका है, वो क्या है भला, ये हम पढ़ते भी हैं लिक्विडिटी रिस्क, क्या वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है लेकिन वो नहीं, वो तो वर्किंग कैपिटल रेशियो होगी ना। अरेंजमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अरेंजमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सबसे बड़ा होता है इस रिस्क को मैनेज करने का तरीका। फिर दूसरी साइड पर आ जाओ, फिर रेगुलर मॉनिटर करते रहो अपनी रेशियोज को, या उस कंपनी की जिसको लिक्विडिटी रिस्क है, वर्किंग कैपिटल रेशियोज को मॉनिटर करते रहो रेगुलर। सबसे पहले वो कहता है सेट क्रेडिट लाइंस, पिछले में क्या था क्रेडिट लिमिट, सेट क्रेडिट लाइंस कि मैंने ज्यादा से ज्यादा कितनी उधार लेनी, एंड आल्सो अरेंजमेंट ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये है एक पहला तरीका। फिर रेगुलर मॉनिटर ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियोज, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, उसमें आप देख लोगे, वहां से आपको पता चलेगा अच्छा आपका सपोज दैट लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। आप वर्किंग कैपिटल साइकिल की वो चीजें लिख दे, नंबर 1 डिस्काउंट ऑफर कर दो, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करोगे तो आपका स्टॉक बिकना शुरू हो जाएगा, आपके पास कैश आ जाएगा। नंबर 2 इंसेंटिव ऑफर टू द डेटर्स ऑन अर्ली पेमेंट, ये मैनेज करने का तरीका है। मेन क्या है ना, आपको पैसा चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डेटर्स को अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दे दो, सप्लायर से मिन्नत तरला कर लो। वो क्या लिखते थे हम सप्लायर के लिए, एक सेंटेंस लिखा करते थे, बार्गेनिंग विद द सप्लायर टू एक्सटेंड द क्रेडिट टर्म्स, ये है लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने का तरीका। तो इसमें सबसे पहला आप क्या लिखोगे, नंबर 1 सेट क्रेडिट लाइंस, साथ ही लिखना है तो लिख दें, अलग से पॉइंट बनाना है तो आपकी मर्जी। नंबर 2 अरेंजमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट,
Arrangement of bank overdraft facility. Number 3, regular monitor of working capital ratios. अब वर्किंग कैपिटल रेशियोज में वो 3-4 बातें आप लिख सकते हो, आपकी आई कैप की किताब में नहीं लिखनी वो बातें, लेकिन हम लिख सकते हैं। वो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने का तरीका ही वही है कि अगर आपने वर्किंग कैपिटल अपना शॉर्ट करना है, वर्किंग कैपिटल साइकिल को कम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपका होल्डिंग टाइम कम होना चाहिए। होल्डिंग टाइम कम कैसे होगा? अपनी सेलिंग प्राइस रिड्यूस करो, या फिर इफेक्टिव सेलिंग पॉलिसीज, इफेक्टिव सेलिंग पॉलिसीज को ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑफर ट्रेड डिस्काउंट। ये इसकी एग्जांपल है, ऑफर ट्रेड डिस्काउंट, ऑफर कैश डिस्काउंट टू कस्टमर, कैश डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट। ये सारा उसकी मैनेजमेंट में है ना। वर्किंग कैपिटल को अगर आप मैनेज करोगे तो लिक्विडिटी रिस्क मैनेज होगा बेसिकली। अर्ली पेमेंट और फिर बार्गेनिंग विद द सप्लायर। आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये 3 बातें लिखी हुई हैं, और ये फर्दर ये जो अगली बातें हैं ये वर्किंग कैपिटल की फर्दर एक्सटेंशन है। फिर बार्गेनिंग विद द सप्लायर टू एक्सटेंड द क्रेडिट लिमिट्स, क्रेडिट टर्म्स, लिमिट्स नहीं क्रेडिट टर्म्स। लो मेरे भाई, ये आपके फाइनेंशियल रिस्क के 2 रिस्क हो चुके हैं। फाइनेंशियल रिस्क के कौन कौन से? क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है? रिकवरी ऑफ द डेट्स। कैसे मैनेज करोगे? सेट क्रेडिट लिमिट्स 40 मिलियन की, 10 मिलियन की, 2 मिलियन की और नील। फिर रेगुलर मॉनिटर रेगुलर मॉनिटर करते रहोगे उनकी रेशियोज को, और गारंटेड सेल्स करना और इंश्योरेंस करवा लेना अपने रिसीवेबल्स की। फिर लिक्विडिटी रिस्क होता क्या है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन पेमेंट ड्यू, और उसको कैसे मैनेज करोगे? सेट क्रेडिट लाइंस, अरेंजमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अरेंज करो। और तीसरे नंबर क्या है कि वर्किंग कैपिटल रेशियोज को रेगुलर मॉनिटर करते रहो। उसके बाद वापस आ जाओ मार्केट रिस्क पे वापस आओ। मार्केट रिस्क 3 टाइप के होते हैं फर्दर, हम इसको अलग से ही डील कर लेते हैं। टीपी की क्लास आज है? चलो ये इसका हम डिटेल नहीं जाते, इस कल यहां से आगे शुरू करेंगे, बस रिस्क करने का मेथड बता देता हूं, फिर उसको कल एक्सप्लेन करेंगे। मार्केट रिस्क, 3 तरह के मार्केट रिस्क होते हैं। अब पेपर में मार्केट रिस्क है तो ये लिखना, फाइनेंशियल रिस्क है तो वो लिखना। फिर फाइनेंशियल रिस्क के अंदर मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क आता है। और मार्केट रिस्क में क्या आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट और कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है, या रिस्क ऑफ कमोडिटी भी लिखते हैं कुछ लोग, रिस्क ऑफ कमोडिटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैयर यानी मैनेज करने के लिए, शायद आपने फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन पढ़ा हो, कहीं कहीं आइडिया हो, अगर नहीं पढ़ा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, अगर आपने पहले ये लफ्ज नहीं सुने, अरे सुने होंगे लेकिन प्रैक्टिकली आपको इतना नहीं पता, ये टेक्स्ट के अंदर सुने होंगे। फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स लफ्ज सुना होगा डेरिवेटिव्स का, तो ये डेरिवेटिव्स ही हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो मैनेज करने का एक तरीका होता है, एक होता है फॉरवर्ड, जिस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे मैं उसी सीक्वेंस में लिखवा रहा हूं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, फ्यूचर और ऑप्शन, ये 3 मेथड हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिस्क को मैनेज करने के। एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए फॉरवर्ड,
मनी मार्केट हेज, फिर फ्यूचर और फिर ऑप्शन। और कमोडिटी के रिस्क को मैनेज करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका बाकी चैप्टर है समझो। मतलब ये अभी हमने बारी बारी सबके ऊपर एक एक दिन दो दो दिन लगाने। समझ लो कि अगर हम बहुत ही रिलैक्स तरीके से चलें तो एक दिन दो तीन जितने ये नंबर लिखे हुए हैं ना उतने दिन लग सकते हैं। अगर हम थोड़ा इफेक्टिवली करेंगे तो ये कम दिन भी हो सकते हैं, जैसे कि आखिर वाले दोनों को एक ही दिन में किया जा सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी, जैसे कल अगर हम, कल तो नहीं क्योंकि कल तो इसकी बेस बनानी है, तो आपने ना इस चैप्टर को, अगर आप लोग चाहते हो कि ये आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना चाहते हो तो बड़े ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादातर लोगों की ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है और उसके बाद फौरन आपने सीए फाइनल पे चले जाने। सीए फाइनल में पूरा एक ऐसा चैप्टर है, हर बंदा एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है, हर टीचर इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है। मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो बहुत कम टाइम में आप ये सवाल हल कर पाओ, फिर बाद में किसी से समझ भी नहीं लगना, ये भी है। तो फिर इसलिए इसको, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड करते हैं हम, यही लेक्चर्स आप बाद में सुन लेना और अपने वो सवाल करना शुरू कर दें। यानी ये सीए फाइनल की बात कर रहा हूं, तो इसलिए सीए फाइनल में सारा कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं एक्स्ट्रा तो जो हमारे सिलेबस में नहीं, तो वो दो तीन कॉन्ट्रैक्ट और भी हैं। तो आपने बस कल हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट में फॉरवर्ड और फ्यूचर को पहले डिस्कस करना है, ये होते क्या है, और फिर हमने कल इसको आगे बढ़ना है। तो अभी क्योंकि आप लोगों की क्लास है इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं कर सकते। अच्छा, ये दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। आयशा नजर बताया फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। अर्निंग के ट्रेंड को स्टेबल रखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस रखना, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइमली पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड टाइमली रिकवरी ऑफ डेट। 5 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारी बुक में है, बाकी तो है हर जगह और भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी आई कैप ने किताब दी हुई उसके अंदर 5 है। अर्निंग को स्टेबल रखना, वर्किंग कैपिटल की ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइमली पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, टाइमली रिकवरी ऑफ डेट और रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल। फिर इसके लिए रिस्क कौन कौन से होते हैं, प्राइस चेंज हो जाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाना, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स या वर्थफुलनेस ऑफ द डेटर चेंज हो जाना, या उसके बाद है कि हमें फाइनेंशियल एसेट्स की लिक्विडिटी चेंज हो जाना। और फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं ये हमने कल पढ़ना है। साथ ही फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं कि जिसको हम यानी शेयर्स कैपिटल वगैरह या ये सारे फाइनेंशियल एसेट, डिबेंचर लोन वगैरह, उनकी वैल्यू भी तो चेंज हो जाती है। मैंने शेयर खरीदा था 500 रुपए के हिसाब से, मार्केट क्रैश कर गई, वो अब 100 रुपए का है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ये सारे के सारे क्या है, रिस्क है। अब फाइनेंशियल रिस्क मेन 3 टाइप के, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। अब मार्केट रिस्क हो गया फर्दर 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट, और वो हमने पढ़ने हैं कल। क्रेडिट रिस्क, रिस्क ऑफ रिकवरी ऑफ रिसीवेबल या डेट्स, जिसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्रेडिट लिमिट सेट की जाएंगी, गारंटेड सेल्स की जाएंगी, इंश्योरेंस ऑफ रिसीवेबल करवाया जाएगा और रेगुलर मॉनिटर करेंगे फाइनेंशियल रिस्क को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को। फिर क्या है, लिक्विडिटी रिस्क, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन पेमेंट इज ड्यू, और इसको मैनेज कैसे करेंगे, सेट क्रेडिट लाइंस एंड अरेंजमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड रेगुलर मॉनिटर ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो। डन। ये अगर आप अपनी किताब से जाकर पढ़ना चाहते हो, मैं पेज बता देता हूं। ये पेज नंबर आपका है जनाब 87, क्रेडिट रिस्क का 87 पेज आपका है। ये यहां तक आपका बन जाता है। फिर लिक्विडिटी रिस्क,
इसने सिर्फ 2 लिखी हैं, सेट क्रेडिट लाइंस एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैनेज, ये उसके अंदर ही लिख दिया उसने, और रेगुलर मॉनिटर ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियोज। ठीक है, तो ये पेज नंबर 87 और 88 यहाँ पर, और शुरू में एक पेज हमने पढ़ा है जो चैप्टर शुरू होते ही। तो ये 3 पेज आपने पढ़ने हैं अगर बुक से पढ़ना चाहो, और अगर बुक से नहीं भी पढ़ना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ये इससे ऊपर अभी आपने नहीं पढ़ना, आपको समझ नहीं लगनी। 77 पेज है, पुरानी बुक है। चलो जी, इस चैप्टर के आप स्टार्ट करोगे ना तो इसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना।